झीलों की नगरी उदयपुर से मैं गोविंद लाल और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। आइए दोस्तों, आज आप बहुत मेरे साथ लंबा सफ़र करने वाले हैं और इन वीडियो के माध्यम से आप उन सभी सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक, साहित्यिक संस्कृतियों को आज आप देखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उदयपुर झीलों की नगरी से हूं और सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के पास में ही रहता हूं और मैं आपको इंटरेस्टिंग और दृश्य, यात्रा वृत्तांत के दृश्य मैं आपको दिखाता रहता हूं। मैं जहां भी जाता हूं कोशिश करता हूं वहां की सामाजिक स्थिति, वहां की धार्मिक पद्धति, वहां के लोगों का रहन सहन, व्यवहार, ये सब कैसे है, क्या है, उसके बारे में मैं आपको साझा करता रहता हूं। दोस्तों, आज 26 जनवरी का दिन है और आज हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पे हम अपने देश के लिए बहुत सारी कामनाएं कर सकते हैं। हम अपने देश के लिए समर्पण भाव से बहुत सराहनीय कार्य कर सकते हैं। अगर हम अपने देश में कूड़ा कचरा साफ करने की भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वो भी देश की सेवा होगी। दोस्तों, उदयपुर शहर झीलों की नगरी एक ऐसा शहर है जो कि पुराना और प्राचीनतम है। इसको महाराणा उदय सिंह जी द्वारा बसाया गया है और उन्हीं के पूर्वज बप्पा रावल जी इस उदयपुर के संस्थापक कहे जाते हैं। यहाँ से कुछ दूर एकलिंग जी का मंदिर है और एकलिंग जी इस पूरे मेवाड़ के राजा कहे जाते हैं और यहाँ जितने भी राजा राज करते थे वो सभी अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। बहुत ही समर्पण भाव है कि यहाँ देवता को राजा महाराजा ने बहुत बड़ा सम्मान दे रखा है। उदयपुर की हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी झीलें हैं और प्राचीन सभ्यता भी है। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का अवशेष भी यहाँ उदयपुर में मौजूद है, जो आहड़ नामक स्थान पर मौजूद है और आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। शोध करने भी आते हैं। कुल मिलाकर हम देखें कि ये उदयपुर नगर बहुत ही पुराना और प्राचीनतम नगर है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। पूरी दुनिया इस नगर को देखने के लिए आती है। यहाँ के रहन सहन और यहाँ के आदिवासी कल्चर, यहाँ की गौरी परंपरा, बोमई जैसे कई नृत्यों का देखने का आनंद लेने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में फेस्टिवलों पर पूरा सजा दिया जाता है, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर सभी राजनेता और सभी फिल्म से जुड़े हुए लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि उदयपुर अपनी ओर आकर्षण करता है, क्योंकि इसकी सुंदरता बहुत ही सुंदर है। और जब इसका स्थापना और जब इसको बसाया गया था तो राजा ने बहुत ध्यान रखा था युद्ध क्षेत्र कैसे होगा और कैसे रोड यहाँ पर होने चाहिए, वो उसकी योजना बड़ी बनाई गई थी। जिस जमाने में घोड़े से सफ़र किया जाता था, ऊँटों पे सफ़र किया जाता था, हाथी पे सफ़र किया जाता, लेकिन दोस्तों पलक झपकते आज तो अपने पास गाड़ियाँ हो गई है। जिस रोड पे हम चल रहे हैं इस रोड का नाम चीरवा की टनल है और एक समय इस घाटे को पार कर तो हम बात कर रहे थे कि चीरवा टनल यहाँ की तो पहले बहुत ही चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता था, लेकिन जब से चीरवा टनल बना है तब से लोग बटन दबाते ही गाड़ी स्टार्ट और सीधे चले जाते हैं चीरवा टनल की सुरंग के नीचे। पहले उस जो बड़े गार्ड था उस पर कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, दिन में एक एक्सीडेंट तो गंभीर होता ही होता था, लेकिन अब यहाँ पर एक्सीडेंट जैसी घटनाएँ ख़त्म हो चुकी है और अब जो है बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि चीरवा टनल को देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे आप इधर इस पहाड़ से उस पहाड़ी तक जाने के लिए एक उड़न ऐसा भी है जहाँ पर आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम चलते हैं सुरंग के अंदर और सुरंग का नज़ारा देख लेते हैं। सुरंग देखिए कितनी विशाल सुरंग है और इसके अंदर अपन प्रवेश करने वाले हैं। अंदर जाते ही यहाँ पर गर्मी के दिनों में आपको ठंड का एहसास मिलेगा और ठंड के दिनों में यहाँ गर्मी का एहसास मिलेगा। कुल मिलाकर ये बहुत ही खूबसूरत जगह में से एक जगह है जहाँ देखने का बड़ा ही मनोरक और लोग यहाँ पर रुक के अंदर सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं और अपने एंजॉय करते हैं। कुल मिलाकर ऐसा रोड उदयपुर में पहली बार जब बना था तो इसको देखने के लिए लोगों की बड़ी कतार लगी थी। यहाँ पे कई तरह की दुकानें लग गई थी, लेकिन प्रशासन ने देखा कि यहाँ एक्सीडेंट होने की ज़्यादा घटनाएँ हो रही है, फिर उसको हटा दिए गए। पास में ही एक गुफा करके माता जी है और माता जी का स्थान पे भी यहाँ सुरंग वाली माता जी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, ये था बिल्कुल चीरवा टनल का नज़ारा जिसको मैंने आपको दिखाया और ये बहुत ही पहाड़ियों को काट कर इस रोड को बनाया गया है, पूरी सुरंग बनाई है, फिर इसके बाद में बनाया। चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हम नाथद्वारा की इस धरती पर, जहाँ पर पूरे संभाग में सबसे हाई टेक जो है स्टेडियम बन रहा है, खेल मैदान
खेल स्टेडियम बन रहा है जिसको मिराज ग्रुप बना रहा है। दोस्तों जानकारी के अनुसार मिराज ग्रुप कुछ न कुछ मेवाड़ को समर्पित करते रहते हैं और उनको धन्यवाद देंगे मदन पालीवाल जी का, जो कि उदयपुर के लिए और नाथद्वारा के लिए, मेवाड़ के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। ये देखिए विशाल स्टेडियम बनाया है जो शायद खेल प्रेमियों के लिए एक सौगात होगी, खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जिस प्रकार से इस बाहर से देखने से इतना खतरनाक लगता है स्टेडियम, तो सोचो कि अंदर से कितना विशाल होगा। तो दोस्तों आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं खेल प्रेमियों को जिनको इतनी बड़ी सौगात जो है मदन पालीवाल जी मिराज ग्रुप ने की है। आपका धन्यवाद। मुरली बापू की कृपा सदा आप पर बनी रहे, यही आशा करता हूँ। आप सदा खुश रहें, अच्छे रहें और अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। पहले आपका मिराज और तंबाकू बेचने का काम था, वो बंद करके आपने अच्छे रास्ते पे आए हैं और अच्छी चीज़ें आप बेच रहे हैं, आप अच्छे पद्धति की ओर बढ़े, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। तो ये रही खबर, अपनी भक्ति की खबर, और कुछ ही देर अपना आगे चलेंगे जहां आपको दिखेंगे कि मदन पालीवाल जी ने, मिराज ग्रुप ने ऐतिहासिक कार्य यहां पर किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ जितने भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए हैं ये मिराज ग्रुप की हैं और मिराज ग्रुप की यहाँ बड़ी भागीदारी है। मदन पालीवाल जी ने यहाँ नाथद्वारा को बहुत कुछ दिया है और आज भी बहुत कुछ देने की प्रेरणा कर रहे हैं, कुछ न कुछ नया। पहले हम जब छोटे थे तो हम रास्ते पे देखते थे मिराज ग्रुप के ट्री गार्ड लगे हुए थे, पेड़ के यहाँ पे लिखते थे ट्री गार्ड मिराज, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम उस मिराज को देखते थे, थोड़ी देर रुकते थे, उसमें लगे हुए पेड़ को देखते थे। एक टैंकर प्रतिदिन चलता था जिनको पानी पिलाता था। कुल मिलाकर ये कहें कि बहुत ही खूबसूरत सा वो पल था जो मुझे आज भी याद है, जब मैं वहाँ से गुजरा करता था, और गुजरे हुए पल हमेशा याद रहते हैं। शायद ये दृश्य बदलेंगे, आज ये दृश्य ऐसे दिख रहे हैं 2025 में, हो सकता है कि आने वाले समय में 100 साल पूरे होने के बाद दृश्य बदल जाएंगे। यह रोड जो है आज 4 है, कल ये 6, 8 और कई 16, 15, 18, 20, 25, 100 का भी बन सकता है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी वैसे वैसे रोड बदलेंगे और कई सारी तस्वीरें भी बदलती रहेगी। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति शिव की प्रतिमा भी नाथद्वारा में ही है, जिसके दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ये सामने मूर्ति है जो कि नाथद्वारा में मौजूद है और इसके आसपास बहुत ही सुंदर गार्डन है जहाँ शादी विवाह समारोह होते हैं। यहाँ लोग दूर दूर दराज से आते हैं, बाहर के लोग और स्थानीय लोग भी यहाँ शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इसलिए यहाँ का पूरा आनंद उठाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ का इतना खूबसूरती है और मदन पालीवाल जी जिस प्रकार से खुशियों में 4 चाँद लगाए हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ मुरली बापू की कृपा से उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा नाम कमाया है और उदयपुर के लिए और हमारे मेवाड़ के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर वास्तव में जज्बा हो देशभक्ति का तो वास्तव में मदन पालीवाल जी से हम ले सकते हैं, चाहे धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, चाहे साहित्य काम हो, हर काम में सबसे आगे रहने वाले अग्रणी है मदन पालीवाल जी, मिराज ग्रुप के चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहुंच चुके हैं देवनगरी नाथद्वारा। श्रीनाथ जी के दर्शन हम करेंगे, भगवान श्रीनाथ जी की नगरी में आने का अवसर मिला है। काफ़ी लंबी यात्रा की है, उदयपुर से हम चले हैं और श्रीनाथ जी पहुंच चुके हैं। श्रीनाथ जी में आज बड़ा ही परम सौभाग्य की बात है कि इस गणतंत्र दिवस पर आज यहाँ के स्थानीय राष्ट्रीय कवि आदरणीय गिरीश जी पालीवाल विद्रोही जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी संगोष्ठी यहाँ पे रखी है, गोष्ठी रखी है, राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी रखी है और सम्मान समारोह रखा, बहुत बड़े स्तर पर रखा है। आज मुझे इसी में आने का मौका मिला है तो मैं आपको उस कार्यक्रम में भी ले चल रहा हूँ, जहाँ वहाँ पे ऑडिटोरियम में रखा हुआ है और ऑडिटोरियम भी बहुत विशाल है और बड़ी संख्या में लोग भी आने वाले हैं। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ ऑडिटोरियम में, यहीं स्कूल के पास में, हाई स्कूल के पास में है और बहुत सा खूबसूरत सा ये ऑडिटोरियम है जहां ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। गिरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना खूबसूरत पंडाल सजाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे सीधा वापस एक बार शिव की मूर्ति देखते हुए हम चलने वाले हैं। यहीं के गाँव है उपली ओडन और निचली ओडन। इस गाँव का नाम बड़ा अजीब है, क्या है पता नहीं, कैसा रहस्य है कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ तो बात है इन गाँवों में, कुछ तो बात ऐसी है जहां आज भी लोगों को उपली ओडन और निचली ओडन खींच के लाता। कई दोस्तों मैं ओढ़ तो कहीं इसका ताल्लुक मुझसे तो नहीं है, कभी कभी ये सवाल दिल में आता है। मैं ओढ़ समाज हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ गोविंद लाल ओढ़, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उपली ओडन मेरी कोई माँ बहन वहाँ पर रही हो निचली ओडन, क्योंकि हमारे अक्सर क्या होता है कि ओढ़ समाज में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, इसलिए छोटी बहन बड़ी बहन भी होती है तो उपली ओडन निचली ओडन ऐसे कहा भी जाता है। खैर ये रही एक औपचारिक बात, अनौपचारिक बात, लेकिन ये बात
ये नज़ारा जो है बड़ा ही खूबसूरत है। और ये देखिए किस प्रकार से नाथद्वारा की ये धरती है, जहाँ पर इसी गांव के मध्य है। और पूरा इस गांव का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन शिवकत जो चौराया है, त्रिनेत्र चौराया है, उस चौराहे का दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। और यहाँ की मैं भारत की अगर बात करूँ तो भारत के रज रज और कण कण में इतिहास भरा पड़ा है। ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारी ये भारतीय भूमि। और यहाँ पर कई ऐसे रहस्य हैं। ये देखिए ये गांव है उपली ओडन और निचली ओडन। ये उपली ओडन है, अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ वो उपली ओडन है। और आगे जब पुलिया आएगी, पुलिया से उस तरफ हम देखेंगे तो निचली ओडन गांव दिखाई देगा। तो बहुत ही ये पूरा पुलिया के उस तरफ निचली ओडन गांव है, इस तरफ जो है ये उपली ओडन है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं। दृश्य देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, अपने देश और राष्ट्र के लिए सेवा करते रहेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए अब वापस हम चलते हैं श्रीनाथ जी की नगरी। पहले हमने श्रीनाथ जी की नगरी को हमने नीचे से देखा था, अब हम पुलिया के ऊपर से देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही क्षण आपको देखने चाहिए, क्योंकि देवनगरी के ये दृश्य है और बड़े सौभाग्य है। कई लाखों किलोमीटर से लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो आप भी इस दृश्य को अवश्य देखें और ऐसे दृश्यों को देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ ऐसे दृश्य देखने के लिए। तो अब हम शायद हम पहुँच चुके हैं राजसमंद के आसपास। राजसमंद की विश्वविख्यात झील पर हम चलेंगे और वहाँ हम देखेंगे किस प्रकार की बहुत ही विशाल झील और विशाल का झील का कुछ इतिहास भी हम आपके सामने साझा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद वास्तव में सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और श्रम की विजय के बारे में भी आप अच्छे से गहराई से समझ पाएंगे। कुल मिलाकर मेरा दिखाने का उद्देश्य यही है कि आज देख लिए पृष्ठभूमि ऐसी है, क्या पता कल पृष्ठभूमि बदल जाए। दोस्तों हमारे पूर्वजों को तो कैमरा नहीं था उनके पास, उनके पास तो कोई संसाधन नहीं थे, इसलिए वो किसी को कुछ दिखा नहीं पाते। लेकिन आज हमारे पास संसाधन है, कैमरे हैं। हम 50-50 हज़ार के, लाख 1.5 लाख के कैमरे अपने जेब में रखते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात हम अपने समाज को नहीं देते हैं। समाज का मतलब कोई एक नहीं हुआ, सारे समाज, हमारे जो भारतीय समाज है सभी समाज को अच्छा पैगाम देना चाहिए। लेकिन हम अच्छे पैगामों से बहुत दूर हैं, हम कटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, इसीलिए हम अपनी सामाजिक स्थितियों में नहीं हैं। वास्तव में अगर दिल से अगर मदद की जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए। तो दोस्तों खैर ये बात तो रही अनौपचारिक और आप सभी से बात करने की, लेकिन अब राजसमंद में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ का इतिहास हम बताएं। यहाँ महाराणा राज सिंह जी राज किया करते थे। 16वीं शताब्दी के मध्य की बात है। 1652 में उन्हें राज्याभिषेक किया गया था और 1680 तक उनका कार्यकाल रहा था। तो दोस्तों एक समय बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था और इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि यहाँ की धरती अकाल से जूझ रही थी। महाराणा के मंत्रियों ने परामर्श दिया कि अगर गोमती नदी का पानी अगर रोक दिया जाए तो यहाँ एक विशाल डैम बन सकता है। दोस्तों डैम तो बनाना इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा टीला बना के एक गोमती नदी का पानी रोकना खैर अब तो मुमकिन, लेकिन पहले बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो आखिर योजनाएं बनी और पानी रोकने का प्लान बना, लेकिन कैसे रोकेंगे? इसके लिए एक बड़ी व्यवस्थाओं की ज़रूरत थी, एक बड़े मशीनरी की ज़रूरत थी। तो दोस्तों हमारे और समाज के कबीले गधे लाद कर मजदूरी करते थे। उस समय राजा ने सुना कि ये गधे वाले बहुत मेहनत कश होते हैं, जिस काम को ये हाथ में लेते हैं ये पूरा करके छोड़ते हैं, इनको बुलाओ। शायद तो दोस्तों चित्तौड़ के आसपास हम रहा करते थे और हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम उड़ीसा से आए थे, तो वो खैर अलग बात है। लेकिन हम चित्तौड़ से जो है हम राजसमंद गए राजा के बुलावे पर। 14 साल के कठिन परिश्रम से हम लोगों ने मिट्टी खोद कर बड़े बड़े टीले बनाए, जो कि 150 फीट ऊपर इतने ऊंचे बनाए। और उसके ऊपर सिलावटर समाज के ने नक्काशी और कई कलाकारों ने, शिल्प कलाकारों ने काम किया और उस झील को भव्य रूप दिया। तो दोस्तों आगे हमें दिखाने वाला हूँ ये कौन सी झील है नौचौकी, जो विश्वविख्यात है। इसको विश्वविख्यात इसीलिए कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक सीढ़ी 9 इंची की है। राजा ने इस बात का बहुत ध्यान रखा था कि प्रत्येक झील की सीढ़ियों की ऊंचाई 9 इंची होनी चाहिए, दोनों ही पंक्तियाँ होनी चाहिए। पंक्तियाँ मतलब सीढ़ियाँ होनी चाहिए। तो इस प्रकार का ध्यान रखा और कारीगरों ने अपने उच्च कुशलता का परिचय दिया और बहुत ही खूबसूरत झील ये बनाई है। दोस्तों उस ज़माने में अच्छा रोड था, यहाँ रोड निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस ज़माने में रोड निकालने का काम भी और समाज के लोगों ने किया और झील की खुदाई और भराई का काम भी उन्होंने किया था। तो ये है बहुत ही बड़ा इतिहास, प्राचीन था। अगर आपको वास्तव में इतिहास को समझना है तो यहाँ काफ़ी इतिहासकार रहते हैं, उनसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ गेवर
गंगाधर माता का इतिहास, उनके पति का इतिहास, यहाँ पे हस्तशिल्पकारों का इतिहास, यहाँ पे नक्काशियों का इतिहास, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन वाले थे उनका, रणछोड़ तेलंग जी जिन्होंने लिखा है ये पूरा शिलालेख लिखे, विश्व के सबसे बड़े शिलालेख भी यहीं मौजूद है, जो पूरे के जालियों में पैक है ताकि कोई उनको हाथ नहीं अड़े सके, इसलिए उनको सुरक्षित रखा गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही, दोस्तों मैं बता रहा था कि 1652 में जब महाराणा राज सिंह जी ने इस झील का निर्माण शुरू किया था, तब इसको 14 साल इसको बनने में लगे थे और इसको विशाल डैम के बनाया गया था। उस समय तो इतना सब सेल फेल नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये और भी सेल फेल होती रही, धीरे धीरे और राजा महाराजा अपने कार्यकाल में और काम करते रहे। तो ये है राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी विश्व विख्यात झील है, जिसे राजसमंद झील के नाम से जाना जाता है, नौ चौकी भी कहते हैं इसे। तो बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि आज समय समय पर मुझे यहाँ झील के दर्शन मिलते रहते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे पूर्वजों ने यहीं पास में एक मंदिर बनाया है जिसका नाम है श्री ठाकुर जी मंदिर है, और समाज का मंदिर है। उस पर भी मैं आपको ले चलूँगा, उसकी व्यथा भी मैं बताऊँगा। लगभग 374 सालों से हमारा राजसमंद से बहुत बड़ा संबंध रहा है, जिसको मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ 14 साल तक काम किए थे, और 14 सालों में तो आप जानते हैं कितने लोग शहीद हो जाते हैं, कितने लोग वहाँ काम करते करते, और श्रम की विजय की एकता की जो मिसाइलें हमारे लोगों ने दी थी। आज राजसमंद झील पर आया हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं हमेशा यहाँ दर्शन करता रहता हूँ, और अपने जितने भी पितृ हैं जो देवलोग हुए हैं उनको तिलांजलि भी यहाँ शब्दों के माध्यम से मैं दिया करता हूँ। धन्य है वो समाज जिसमें ऐसे वीर और श्रम की विजय की जो लोग हैं जन्मते हैं और समाज की शोभा बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ही क्षण जो है प्यार भरे क्षण है, बहुत ही खूबसूरत क्षण है, और इस क्षणों को हमेशा मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ। तो दोस्तों बिना देर किए इस अगर विश्व प्रसिद्ध झील को देखना है तो आप अपनी गाड़ी उठाइए और आ जाइए राजसमंद सुप्रसिद्ध नौ चौकी झील, विश्व विख्यात झील है ये, जैसा कि जयसमंद है। जयसमंद का निर्माण भी महाराणा राज सिंह जी के पुत्र, उनका नाम जय सिंह जी था, उन्होंने जयसमंद का निर्माण करवाया। तो ये बहुत ही खूबसूरत झील है और झील पे आने का मौका मिला है। मैं सभी को इस झील के बारे में और झील से जुड़े इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी देता रहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर वास्तव में हम राजा महाराजाओं को समझना है या राजा महाराजाओं के बारे में या उनके इतिहास के बारे में समझना है, तो वास्तव में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, और हम ये अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं कि वो कितने जागरूक थे, उन्होंने समाज और मानव जाति के लिए कितना अग्रसर काम किया, कितना वो मानव जाति के लिए सोचते थे, और वो अपने काम को बहुत ही प्रमुखता के साथ किया करते थे। इसीलिए मैं हमेशा यहाँ आता हूँ तो कोई न कोई दृश्य आपको दिखाई देता हूँ, और इस सामाजिक स्थिति, किस प्रकार से कलाकारों की स्थिति, किस प्रकार से श्रम की विजय, कैसे मजदूरों ने काम किया, कैसे सिलावटों ने काम किया, कैसे नक्काशी बनाई, कैसे इस झील का पानी को रोका गया, इसके हर एक सिक्के और हर एक पहलू को मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं, यहीं से पास में है हमारा और समाज का चार भुजा मंदिर, जो कि 374 साल से आज भी यहाँ पे मौजूद है और आज भी हमारे और समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और समाज एक ऐसा समाज है दोस्तों जो बहुत ही मेहनत का समाज है, और गधों पर लाद कर मजदूरी करना, ऊँट रखना, घोड़े रखना, ये सब काम उनके पास रहते थे, और वो हमेशा इधर उधर पलायन करते रहते थे। जहाँ रोज़गार की मिल जाता था वहीं वो बस जाते थे, ऐसे कबीलों में बसा करते थे। और ये मंदिर जो है आज से 374 साल पहले जब राजा ने बुलाया था तब वहीं बस यह मंदिर बनाया, लेकिन काम की वजह से अलग अलग रजवाड़ों में जाने से अलग अलग हम पलायन करके उसके बाद कभी हम मिल नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद तो अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। अंग्रेज़ों ने 200 साल तक जो किया है आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो अलग अलग कहीं मलेशिया ले गए, कहीं हमको अफ्रीका ले गए, कहीं हम अमेरिका ले गए, कहीं उनके खुद के देश में ले गए, तो हमें पता नहीं किस शैली में हमें परिवर्तन कर दिया, हमें भी पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको याद रहा, तो याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। कई लोग तो आज राजपूत बने, ठाकुर बने घूम रहे हैं, लेकिन हम कोई ठाकुर नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, हम मेहनत कश लोग। तो 374 वर्ष पुराना यह और समाज का प्राचीन मंदिर है, जिसे कि हमारे समाज के द्वारा समय समय पर इसका प्रतिनिधित्व करते रहे। कभी यह वीरान पड़ रहा, कभी खंडर पड़ रहा, कभी विवादित भूमि बनी रही। इसके पीछे 3 बीघा जमीन है, वो भी विवादित पड़ी हुई है। मंदिर परिसर भी विवादित है, कई लोगों ने यहाँ कब्जे किए, जिसने फूट मचाई, लूट देखी और लूट पे लूट मचाई। कुल मिलाकर खाली जगह देखकर भगवान को ही निकल गए। जहाँ लोग सनातनी अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्म है, सनातनी है, लेकिन कैसे सनातनी है जो
भगवान तक को नहीं छोड़ते, भगवान की ज़मीन को नहीं छोड़ते, भगवान की ज़मीन को ही अपनी ज़मीन बताते हैं। ये कैसे सनातनी है, ये सवाल दिल से निकलता है। वास्तव में हमारे देश में एकता और अखंडता प्रभुसत्ता बनानी है तो हिंदुओं को साथ में रहना चाहिए। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कह रहा सभी सनातनी एक हो जाओ, एक तरफ जो है हमारे सनातनी खुद पक्षपात कर रहे हैं, हमारे भगवान को कोर्ट कचहरी में घसीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए इसी राजसमंद की झील के अंदर कि तुम लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए और आज भगवान के मालिक बन बैठे हो। खैर ये बात तो रही, उनके जैसी करनी वैसी बननी, लेकिन समाज का ये प्राचीन मंदिर है और आज भी इसमें पुजारी सेवा कर रहे हैं और उन्हीं पुजारी द्वारा हाई कोर्ट में केस कर रखा है। जो पीछे भूमि जो है उन्होंने बताई हमारी ज़मीन है, जबकि इनकी नहीं है, हमारी ज़मीन है, जबकि समाज की ज़मीन है, ठाकुर जी की ज़मीन है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका मालिक का मालिक तो कोई है ही नहीं। भगवान की ज़मीन होते हुए भी उस पर कहीं न कहीं कब्जा कर रखा है। तो कब्जा तो खैर नहीं है, लेकिन पुजारी जो सेवा करता है वो खाता है, ये परंपरा हमारी रही है। हम तो कहते हैं वो सेवा के भाव से खाए, सब उनका ही है, लेकिन करें क्या। जब कोर्ट में ही मामला चला जाए, जब कचहरियों में मामला चला जाए, न्याय करने वाले सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण देवता हैं, उनका न्याय ही कोई और करे तो ये थोड़ा दिल में दर्द होता है। ऐसे लोगों को समझनी चाहिए, ऐसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को सनातनी कहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने ही भगवान को, अपने ईश्वर को कोर्ट और कचहरियों में लेकर जाए। तो दोस्तों ये एक खबर है ऐसी है कि जैसे हमारा समाज का ये प्राचीन मंदिर है, काफ़ी वीरान पड़ा रहा, काफ़ी खंडर पड़ा रहा, समय समय पर इसके समाज के लोग विकास भी करते रहे, किसी ने कलर करवाया, किसी ने टाइलें लगवाई, किसी ने क्या लगवाई, लेकिन सन 2000 के बाद में और 2012-13 के बाद में तो यहाँ पर विकास कार्य शुरू हुए। लेकिन समाज के में बैठे हुए एक दबंग लोग, एक कई तरह के लोग होते हैं, एक दबंग लोग ऐसे हैं जो आए, अचानक आए, वो 2020 के आसपास, 20-21 के आसपास, 22 के आसपास आए और उन्होंने अचानक से यहाँ पर दावा बोला और उन जो अच्छा लोग काम कर रहे थे उनको सबको करा दिया और हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं उनके जलीसी की भावना मन में उत्पन्न हुई और उन्होंने सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। उसके बाद में ये मंदिर बेजान और वीरान अक्सर ये पड़ा हुआ है। न जाने इस संस्कृति का क्या होगा, सोच सोच के बड़ा विचार करता हूँ। एक समय था कि हम सब यहाँ पे जितने भी राजसमंद में धार्मिक फेस्टिवल होते थे उसमें सब में भागीदारी निभाते थे, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ उसमें योगदान देते थे। लेकिन पिछले दो सालों से बिल्कुल बंद हो गया है और 2 सालों से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कट गए, मिट गए और दिल यहाँ आता है तो रोने जैसा हो जाता है, अश्रु बहने लगते हैं आंखों से। इस तरह का यहाँ माहौल है। बहुत बुरा लगता है कि समाज का दबंग वर्ग जिसने धर्म पर ही कब्जा कर लिया, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों का जिनका कभी राम का नाम मुँह से नहीं निकलता है और रावण बने वो कभी कभी राम का नाम ले लेते हैं कहीं गलती से, तो वो अपनी बताने के लिए लेते हैं। जैसे मैंने एक सुना था कि राम के नाम से पत्थर तैर गए थे तो रावण ने कहा मैं भी तैरा सकता हूँ, तो पत्थर को बोला कि राम मैं तुझे राम जी का सौगंध है, तुझे तैरना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। तो पत्थर को जब कसम दिलाई गई तो तब पत्थर तैरा था। ऐसे रावण के पेश में आज भी कई रावण मौजूद है, समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को अपवित्र कर रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं, समाज को अनपढ़ बनाए रखने, समाज को रूढ़ी प्रथाओं में डाल रहे हैं। ऐसे लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते जिन लोगों के दिल में जिज्ञासा ही नहीं, जिनकी आत्माएं मरी हुई है, जिनकी सुबह की शुरुआत ही बोतल से होती है, जिनकी शाम की ढल किसी मरे हुए प्राणी से होती है, खा पी कर होती। खाना बदोश लोग कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। इसी समाज में मेरा जन्म हुआ। मैं अपने आप को बहुत ही कभी लज्जित समझता हूँ कि ऐसे समाज को भी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। पूरी देश और दुनिया के लोगों को ज्ञान देते हैं लेकिन हम अपने ही समाज को नहीं समझा पा रहे हैं। हमारे अपने लोग अपनी बात नहीं सुन रहे थे। ये बड़ा दर्द होता है दिल में। न जाने इस समाज का भूत और भविष्य क्या होगा, यही सोच सोच के हमेशा घबराता रहता हूँ। क्या जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है, किससे कहूँ, कौन सुने। क्योंकि जिसको भी देखो, जिसने आंखें मूंद रखी है, दबंग लोगों के सामने कोई अपना मुंह नहीं खोलना चाहता। दबंग लोगों से आज भी लोग डरते हैं, घबराते हैं, खतराते हैं और उनके गुलाम बन के उनकी दुम दुमी बजाते हैं। उनकी ये व्यवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। कभी उनको देख के बोलता हूँ तो बड़ा डर लगता है, उनको बड़ा खौफ होता है कि मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मेरे बोलने के पीछे एक उद्देश्य है। लेकिन वही उद्देश्य वो क्रोध बन के लगते हैं और पता नहीं मुझे एक डर लगे लगा बना रहता है कब कहाँ कब वो मुझ पर घात लगा कर बैठे हैं। कई बार मेरे साथ मारपीट भी की है, कई बार मुझ पर लाते मुक्के घुपे, जो चलाना था चला दिया। अब तो चाकू छुरिया चलाना बाकी है और सिर्फ गाड़ी चलाना ऊपर बाकी है, बाकी तो वो अपनी पूरी हदें पार कर चुके हैं।
कुल मिलाकर ये पूरा मेरे दर्द था वो बयां किया। चलिए माँ वैष्णो देवी को प्रणाम करते हैं। ये वैष्णो देवी का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। तो दोस्तों हौले हौले हम बिल्कुल समापन की ओर आ रहे हैं। काफ़ी दृश्य आपने देखे। एक बार हम राजसमंद गए और राजसमंद से वापस उदयपुर की तरफ लौट रहे हैं। उदयपुर की खूबसूरती और उदयपुर की खूबसूरती और उसको भी हम अभी शहर में चलेंगे और ओल्ड सिटी का नज़ारा भी हम देखने वाले हैं। तो इसी वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि ये नज़ारा देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। डूबता हुआ सूरज, शाम का समय, 27 जनवरी 2025 का दिन है। गणतंत्र दिवस के एक दिन ये का बाद का ये पूरा दिन है। और आप देखें किस प्रकार से देश में बहुत ही सुंदर दिवस मनाया गया। हमारा पूरा गणतंत्र दिवस मनाया गया और संविधान पर चर्चाएं हुई, संविधान की नियमावलियों पर चर्चाएं होती है, समानता पे, भेदभाव मुक्त समाज। लेकिन कहीं ना कहीं जिस देश में आज भी दलितों को घोड़ी से उतारा जाता हो वह देश कैसा होगा। तो दोस्तों ये जो कभी देखते हैं तो मन में बड़ा दर्द होता है। खैर वो बात एक अलग है, लेकिन फिर भी देश प्रगति करता जा रहा है। ये अरंता हॉस्पिटल है जो कि उदयपुर से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है। वहाँ में यहाँ से हम जो बहुत ही फेमस ढाबा है जो हमेशा वायरल होता रहता है, पुरानी जम्मू हिमाचल ढाबा जो कि पुष्पा राज के नाम से जानते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल है। उस ढाबे तक हम चलेंगे इस सफ़र में। उसके बाद हम फिर एक बार सुरंग से निकलेंगे, फिर हम एक बार सिटी के अंदर चलेंगे, फिर एक बार हम ओल्ड सिटी में चलेंगे जहाँ महाराजा का जन्मदिन है। वो कल जन्मदिन है लेकिन हम आज आपको यहाँ सुरंग तक और सिटी तक आपको दृश्य दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अब अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अगर हम मुझ में हिम्मत है तो व्यक्ति में अगर हिम्मत है तो व्यक्ति बदलाव कर सकता है और व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है। मैंने अपने जीवन में कभी भी नशेड़ियों के बीच में रहा, कभी नशा नहीं किया। अपनी इंद्रियों पर अगर अंकुश लेकर लगाया जाए तो हम वास्तव में हर मुकाम तक को आगे पार कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से ट्रक जल गया, ये दृश्य भी आपको देखना जरूरी है। ये रही हिमाचल ढाबा जो बहुत ही फेमस है, वायरल है। ये पुरानी है। एक और आगे जो होटल है वो वाली जो है वो देखेंगे। कुल मिलाकर खूबसूरत सा ये दृश्य है जिसे आप मेरे इस चैनल पर देख पा रहे हैं। आप सभी का चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुरानी पीछे चली गई वो ढाबा और वो बहुत ही वायरल ढाबा है और यहाँ पर लोग अक्सर खाना खाने के लिए आते हैं और बहुत ही मज़े से यहाँ पर पकवान खाने का आनंद लेते हैं। पुष्पा राज के नाम से ये ढाबा है। शायद वो आगे है, थोड़ा लगा है आगे है, मेरी भी थोड़ी सी नज़र काम नहीं कर रही है। बिल्कुल ये ढाबा आने वाला है। इस ढाबे को मैं आपको बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाने वाला हूँ जहाँ पर जीतू बन्ना इस संचालन करते हैं और सुंदर सुंदर वीडियो बना के आप सभी को रिझाते रहते हैं, रिव्यू लेते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये खूबसूरत सा दृश्य है आप सभी मेरे इस चैनल पर देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर किए हमने सब कुछ देखा, अच्छा दृश्य देखा है। अब हम उदयपुर शहर की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर और भी कई खूबसूरत नज़ारे और भी देखने वाले हैं। जहाँ पुरानी ओल्ड सिटी ये रहा, ये जीतू बन्ना का ढाबा है। ये सामने दिख रहा है, देखो लिखा हुआ है पुरानी हिमाचल लिखा हुआ है और ये जीतू बन्ना का पुष्पा राज का ढाबा है और यहाँ पर ये वायरल ढाबा है और यहाँ पर लोग आते हैं, भोजन करते हैं। और कुल मिलाकर ये बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आप देख पा रहे हैं, मेरे चैनल पर देख पा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत आभार। शेयर कर दीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दीजिए ताकि ये दूसरों तक भी जाए और सामाजिक पद्धति और हर प्रकार से जो है समझ सके। और देखिए कितना अच्छा व्यू है। रमणीक पहाड़ियाँ, उदयपुर जैसे शुरू होता है रमणीक पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ, वादियाँ सब शुरू हो जाती है और काफ़ी अच्छा सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इस प्रकार से वीडियो बनाता हूँ और आपको एक खूबसूरत दृश्य दिखा देता हूँ। तो बिना देर किए अब चलते हैं वापस चिरवा टनल के अंदर, सुरंग के अंदर और फिर हम चलेंगे सिटी के अंदर जो कल चलेंगे। आज का बिल्कुल ये सफ़र नहीं, आज का सफ़र सिर्फ सुकड़िया सर्कल के आसपास के नज़ारे देखेंगे। उसके बाद चलिए बिना देर किए हम सुरंग में चलते हैं। तो शाम का समय हो चुका है, ढलती शाम है और शाम को जैसे ही ये बाहर तो ठंड लग रही थी कपकपे वाली, लेकिन जैसे ही सुरंग के अंदर गए और गर्मी का एहसास शुरू हो गया। भाई साहब क्या बताऊँ मैं आपको, क्या गजब दृश्य है भाई साहब, क्या जोरदार। तो आज की इस वीडियो में मैंने अपना दर्द भी बयां किया है। मैंने आपको देश के और दुनिया के बारे में बताया है, सामाजिक पद्धति के बारे में बताया है, बहुत सारी पद्धति के बारे में बताया और आगे भी आपको मैं झीलों की नगरी विजिट कराने वाला हूं कि झीलों की नगरी की ओल्ड सिटी कैसी है वो भी आप इसी वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए सुरंग से बाहर निकल जाते हैं और फिर हम ठंड के इस कड़कड़ाती शाम का समय है, ढलता शाम है, ढलता सूरज आपने देखा ही था पीछे और अब हम बिल्कुल स्लोले
स्लोली अब जो है शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में हम ओल्ड सिटी में होंगे। ओल्ड सिटी का नज़ारा भी आप देखो, ये देखिए रमणीक पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत, चिरवा टनल, चिरवा घाट और अम्बेरी का ग्राम पंचायत गाँव है। और चलिए अब सुखरिया सर्कल से होते हुए अब हम मल्ला तलाई चौराहे की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं स्लोली। बहुत ही खूबसूरत सा मेरा शहर है ये, खूबसूरत। पधारो हमारे देश और दुनिया के लोग इसी शहर को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं। और दोस्तों वीडियो बनाना भी इतना आसान बात नहीं है। सारे वीडियो को एक जगह जोड़ना, इतने लंबे वीडियो बनाना, उसके बाद उन्हें नियमित डालना, उस पर वापस वॉइस करना, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना मैं दिखाता रहता हूँ, जितना हो सके आपको दर्शन उदयपुर के कराता रहता हूँ। दोस्तों हम भाईचारे की भावना के साथ रहें, एकता के साथ रहें, यही हमारे राजा महाराजाओं ने अपने संदेश दिए हैं, अपने पैगाम दिए हैं। लेकिन हम कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं, हम कहीं न कहीं आज भी कहीं न कहीं संगठित नहीं है। इसलिए आज हम आपस में प्रथाएं होती है, पड़ोसी पकड़ पड़ोसी झगड़ रहे हैं, भाई बंधु आपस में झगड़ रहे हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ी जो है गैप जो है वो होता जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर वास्तव में अगर काम करें, सराहनीय काम करें, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो बहुत ही हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं, हम अपने देश को और आगे ले जा सकते हैं, हम अपने देश को प्रगति के लिए चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन ये हम सबको मिलकर करना होगा। हम जितने पिछड़ रहे हैं, जितने हम दूर जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये हमारी संस्कृति भी हमसे दूर होती जा रही है। और संस्कृति अगर जीवित नहीं रहेगी तो हम क्या जीवित रहेंगे? तो यही बड़ी विचारणीय प्रश्न है। और उदयपुर को जिस प्रकार से राजा महाराजाओं ने संरक्षण दिया है, जिस प्रकार से राजा महाराजाओं ने इसका संचालन किया है, ये वास्तव में अतुलनीय है, सराहनीय है। उदयपुर को जिस प्रकार से भाईचारे की भावना को लंबे समय तक हमारे राजा महाराजाओं ने संरक्षण किया, और अब सरकार का काम है कि सरकार मजबूत कानून बनाकर देश के आवाम को अच्छा लोकतंत्र प्रदान करे, अच्छा कानून प्रदान करे, जिससे कि देश और दुनिया में हम अपना नाम बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम हर दौर में आगे निकल रहे हैं, हर दौर में हम आगे गुजर रहे हैं। तो ये आगे बढ़ने वाला क्रम रुकना नहीं चाहिए, ये बढ़ता ही रहे और ये इतना बढ़े कि वास्तव में हम एक दिन गर्व से कहें कि हम भी वास्तव में हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी की पहचान हमारी होना, न कि हम कोई, ठीक है हमारी क्षेत्रीय अपनी बोली होती है, क्षेत्रीय पद्धतियाँ होती है, लेकिन हम अपने हिंदुस्तानी सबसे पहले के लिए भारतवासी कहें, हम सनातनी हैं, ये सबसे पहले हम सोचें। तो आपने आज ये बहुत ही खूबसूरत मेरे साथ बहुत लंबा सफ़र किया है, लगभग 31 मिनट तक 32 मिनट होने आए, आप मुझसे जुड़े हुए हो, काफ़ी बातचीत हम हुई है। लेकिन आज की बात अधूरी नहीं, क्योंकि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे राजा महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ राजकुमार का जन्मदिन है। तो जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको ओल्ड सिटी से होते हुए आज महाराजा के महल में लेके चलूँगा, जहाँ पर आज उनका जन्मदिन बड़ा ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजकुमार का जन्मदिन हम सब मिलकर मनाएंगे और बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाने वाले। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए हम चलते हैं सिटी से होते हुए। और ये सिटी का नज़ारा है, ये ओल्ड सिटी है पूरी, जिसको कि बहुत ही कुशलता के साथ राजा महाराजाओं ने इसको बसाया और उसके बाद सरकारों ने और भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी वो मकान, आज भी वो रोड, आज भी वो संस्कृति आप देख सकते हैं किस प्रकार से दुकानें आमने सामने, लोग किस प्रकार से एक दूसरे का ध्यान रखें। तो एक बात बताऊं मैं दोस्तों आपको, बहुत ही आपको चलेगी। पहले हम द्वार पे जब हम ब्रह्मा पोल से गुजर रहे थे तब आपने देखा कि वहाँ मंदिर था हनुमान जी का। ऐसे सभी पोलों के जगह हनुमान जी, महादेव जी के मंदिर, अक्सर करके माता जी के मंदिर आपको मिल जाएंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमें देवी देवताओं से शुरू से ही विश्वास था, हमारी देवताओं में बड़ी आस्था है, इसलिए मंदिर आपको कोने कोने में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर हम ये चाहते थे कि देवी शक्तियाँ हमारी हिफाजत करेगी, देवी शक्तियाँ हमारी जो है देख रेख करेगी, इसलिए हमें हमेशा अच्छा लगाव रहा है और हम आस्था रही है बहुत, हम सदा उनको पूजते आए हैं और आज भी उनको पूज रहे हैं। कुल मिलाकर ये बहुत सा खूबसूरत सा दृश्य आप सभी को समर्पित है। देखिए स्लोली अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको राजमहल लेके चल रहा हूँ। ये चांदपुल की पुलिया है, बहुत खूबसूरत पुलिया है, लोग इसके दीदार करके वास्तव में देखते हैं। हमारे राजा महाराजा तो दिल्ली मुंबई गए नहीं थे, तो वहाँ मंत्रियों को भेज के वहाँ से देखते थे कैसी पुलिया, जाओ देख कर आओ। तो वो अपने पता नहीं पेपर पे बनाते थे या अपनी आंखों से देख कर इस प्रकार से बोलते थे ये सूरज पुल होगा, ये दिल्ली गेट होगा, ये अलग अलग दिल्ली के दरवाजे का आपको यहीं
आसपास में इसी प्रकार से ये मॉडल बनाया गया है और उसको मंत्री जो यहाँ आकर उसको लागू करते थे, बनवाते थे। ये बहुत ही पुराना प्राचीन बाजार है जो कि 500-600 साल पुराना, जहाँ लोग खरीदारी करने के लिए आया करते थे। यहाँ आज भी गधों को लाद कर मजदूरी करते हैं हमारे और समाज के माताएं बहनें भाई दिख जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं और इन गलियों के अंदर कोई भी ऑटो साधन वगैरह नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर गधों को लाद कर एकमात्र कच्चा माल पहुँचाया जा सकता है और कच्चा वापस लाया जा सकता है। इसलिए ये सारी जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये गड़िया देवरा है, ये मंदिर है। एक समय ये पूरा खुला हुआ था, लेकिन आज ये मंदिर जैसे रोड ऊपर आ रहा है वैसे दबता जा रहा है। सरकार को इस पर भी संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, कैसे मंदिर को बचाया जाए, उस परिसर को भी निकालना चाहिए। तो ये जो बाजार था एक समय लोगों के लिए बाजार था, खुला था, लेकिन ये धीरे धीरे ये बाजार जो है विदेशियों का बन गया। विदेशी लोग यहाँ पर ज़्यादा आने लगे हैं और विदेशियों के बाजार यहाँ हर प्रकार से आपको विदेशी आइटम भी मिलेंगे। राजा महाराजा की तरह के ओल्ड आइटम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये पूरी तंग गलियाँ हैं, आप देखिए एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है। एक ऑटो और कार आ जाए तो समझ लो फंस गए, घंटों तक यहाँ पर जाम में फंसा रहना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये उदयपुर की संस्कृति और उदयपुर की ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है, प्राचीन लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं। लोग इस प्रकार से छोटी गलियाँ बनाते, टेढ़ी मेढ़ी बनाते थे। राजा महाराजा ने टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ ऐसे कि दुश्मन आसानी से अंदर घुस नहीं सके, आसानी से हमला नहीं कर सके। घोड़ा भागेगा तो आगे जाके सामने टकराएगा और वो भी गिरेगा, सामने उसके ऊपर बैठा हुआ शत्रु भी गिरेगा और फिर जो सेनापति जो है, सेना जो है वो टूट पड़ेगी और उसका नाश कर देगी। कुल मिलाकर इस तरह से इस पूरे नगर को बसाया गया है कि पूछो मत। हाँ, आज तो आज हमारे कुंवर राजकुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का जन्मदिन है, तो हम जन्मदिन के लिए आज राजमहल चलेंगे और राजमहल पे जाकर देखेंगे क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, किस प्रकार की वहाँ के लोग जो है, आपको बड़ी संख्या में लोग वहाँ बधाई और शुभकामनाओं का तांता देते हुए आपको मिलेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा वहाँ का दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत का वहाँ का परिवेश है, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए राजमहल का बाहर का दृश्य है, पूरा यहाँ पर पूरा सेल पे रहती है। और जिस प्रकार से लक्षराज सिंह जी मेवाड़ ने ज़्यादा इस मेवाड़ के ऊपर ध्यान दिया और काफ़ी यहाँ पर उन्होंने विकास किया है, काफ़ी यहाँ पर अंदर डेवलपमेंट किया है, काफ़ी होटल्स वगैरह जो है वो डेवलपमेंट की। कुल मिलाकर हम देखें कि धीरे धीरे जो ये पद्धति है वो बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी संस्कृति की ओर है। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं, राजा के महल में चलते हैं। यहाँ पर बधाई और शुभकामनाओं का तांता जो है लगा है। अंदर के दृश्य आपको देखने हैं तो मेरे और वीडियो में जाइए, आप जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पे जाइए, आपको सारे वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। सभी के विचारों को भी वहाँ लिया गया है, लेकिन अभी ये यात्रा के वीडियो है तो इसमें यात्रा से जुड़े हुए दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर मैं कहें कि मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़ की परंपरा और मेवाड़ की हर एक पहलू को अगर देखना है तो आप मेरे जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ और भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं बिना देर किए कुछ ऐसे दृश्य जो कि गांव के दृश्य, गांव का परिवेश है, गांव के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं जिसको आप देखेंगे मेरे इस वीडियो में। चलिए तो बिना देर किए मैं आपको लेके चल रहा हूँ ओंकारेश्वर, श्री ओंकारेश्वर गौशाला पे लेके चल रहा हूँ। और ये उदयपुर की उन क्षेत्र में है जहाँ पर ताज जैसे ग्रुप की होटलें हैं, उस तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर रमणीक पहाड़ियाँ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का परिवेश है। कुल मिलाकर बड़ा अच्छा अनुभव यहाँ पर रहता है, बहुत ही अच्छा कि रमणीक पहाड़ियों के बीच में जाने का अवसर मिलता रहता है। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उदयपुर की सुंदरता उदयपुर की अरावली पहाड़ियों से है और लगातार पहाड़ियों के संरक्षण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, होटल भी बननी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सरकार इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखे कि जहाँ जीव जंतुओं के लिए भी सोचना पड़ेगा, प्रकृति के लिए भी सोचना पड़ेगा, कहीं प्रकृति का कहीं दौराई तो नहीं हो रही, तो वो वहाँ ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने देश को अच्छे से बना सके। प्रकृति जितनी सुरक्षित रहेगी हम भी उतने सुरक्षित रहेंगे, प्रकृति नहीं बची तो हम भी बच नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को समर्पित है। और चलिए हम बहुत देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, आप यहाँ की नदियाँ देखिए, यहाँ के नाले को आप देखेंगे, बहता हुआ पानी देखेंगे तो बड़े ही पसंद होंगे। जहाँ रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं, एक बूंद पानी उनको नहीं मिलता, वहाँ मेवाड़ की इस धरा पर रमणीक पहाड़ियों से 12 ही महीने पानी बहता रहता है। और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए
लिए लोग दीवाने रहते हैं, एक झलक देखने के लिए लोग बेदाग रहते हैं कि कब उदयपुर जैसी खूबसूरती को जाए। और जैसे कि उनको गंगा जमुना नदियों के किनारे एहसास मिलता है, वैसा ही एहसास आपको इन अरावली पहाड़ियों में बरसात के समय मिल सकता है। तो कुल मिला के बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है, खूबसूरत सा परिवेश है और बहुत ही खूबसूरत हमारा शहर है। आप सभी को उदयपुर की झलक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और अपने सभी पूर्वजों का सबका नाम रोशन करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे लोग हैं, आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे आजकल फ्रॉड करने लगे हैं, फ़ोन करते हैं हिंदी में बात करते हैं। हिंदी का मतलब यही हो गया कि वो कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए हैं और वो हिंदी में इस प्रकार से बात करते हैं, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिससे आदमी प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं लोगों को लूट लेते हैं, लोगों के खाते खाली कर देते हैं। ये भी बहुत ही क्राइम बढ़ता जा रहा है। इससे कैसे निपटना है उसके लिए भी आप लोगों को ही जागरूक रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, तभी हम एक आदर्श भारत बना सकते हैं। हम ही अपने देश में लुटेरे पैदा कर देंगे तो हमारे देश को क्या होगा, हमारी एकता और हमारी अखंडता का क्या होगा, हमारे अपनी भौगोलिक स्थिति का क्या होगा। हमारी जब फ्रॉड बन जाएंगे, जब गांव के सरपंच ही जब अपनी ज़मीनों को सौदा कर देंगे तो कहाँ रहेंगे हम, कैसे रहेंगे। सरपंच वगैरह सब प्रतिनिधि होते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सब अपने कर्तव्य को निभाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस देश को और अच्छे तक ले जाएँ, अच्छा एक मोड़ पर ले जाएँ। तो आप दृश्य आपने देखे कि किस प्रकार से गाँवों का जो परिवेश है बहुत ही खूबसूरत होता है। लगातार उदयपुर की सड़कें जो हैं वो चौड़ी हो रही। मैं आपको ये सिसारमा से लगाकर नादेश्वर महादेव मंदिर तक लेके जा रहा हूँ और वहाँ से आगे बलीचा तक लेके जाऊँगा। इस रोड पर काम चल रहा है, लगभग ये 2-3 महीने ये काम चलने वाला था। आप इधर आए तो बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इधर ध्यान रखना आपका बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या कि आप इधर आ तो जाएंगे लेकिन फिर रोड बहुत ख़राब मिलेगा आपको। अगर आप जारोल जा रहे हैं तो आप उधर से हाईवे बलीचा पास से निकल जाइए। अगर आपको गोगुंदा जाना है तो आप सीधे रोड टू रोड निकलिए, नहीं इधर आएंगे तो आप उलझ सकते हैं। आगे रोड बहुत सारा ख़राब हो रहा है, नए काम चल रहा है, बड़े चौड़े रोड बन रहे हैं। तो ये था उदयपुर से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको इस गांव की बहुत बड़ी खासियत है। ये सिसारमा गांव है और सिसारमा गांव बहुत ही प्राचीन गांव है और इस गांव में ये गांव की संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। पहले कई हज़ारों एकड़ इस गांव के नाम पे ज़मीन थी और ये गांव बहुत बड़ा राजस्व गांव था। जब महाराणा उदय सिंह जी ने कहा कि अब मैं राजा बन गया हूँ और सारी ज़मीन मेरी हुई, उसके बाद में सारी ज़मीन जो है राजा के हैंड ओवर हो गई। उसके बाद में आप देखें कि धीरे धीरे जो है राजा ने अपनी तरीके से संचालन किया और फिर बाद में इस गांव से जो ऋण जो लिया जाता था, जो क्या बोलते हैं उसको, हासिल जो लिया जाता था वो माफ़ कर दिया गया, लगान माफ़ कर दिया गया इस गांव के प्रति। और बाद में आके यहाँ पर आज भी हम डरते हैं। पहले बचपन में जब हम यहाँ से गुजरते थे तो रूह कांप जाती थी। यहाँ पे रोड पे शमशान घाट है, काफ़ी खतरनाक डरावनी जगह है, तो काफ़ी डरते थे, भयभीत हो जाते थे। हम बैलगाड़ी लेके आते थे क्योंकि हमारे एक समय हम यहाँ नई गांव के रहने वाले थे, हमारे दादा परदादा सब यहीं रहते थे और यहीं से हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई है। तो इस रोड पे हम बहुत घबरे थे, दिन में ही घबराते थे क्योंकि दिन में ही लोग नहीं मिलते थे। रात की तो बात छोड़िए, रात को निकलना है तो यहाँ से बहुत बड़ा चैलेंज था। दिन में ही हम लोग बहुत घबराते थे। तो आज भी वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को समर्पित है। इस एक बात और ज़रूर मैं आपको बताऊँगा कि इधर आप जब भी ज़मीन खरीदें या आप फार्म हाउस खरीदें, एक बार जरूर पेपर जरूर चेक कर लें। आजकल लोग फ्रॉड बहुत करते हैं। मैंने कहा ना, भारत में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। गली गली के अंदर लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी हद तक वो गिर सकते हैं। तो कम से कम वो अपनी नज़रों में तो गिर गए, लेकिन आपको न गिरा दे, इसके आप पूरा ध्यान रखें। कोई भी भूमि खरीदे, कोई भी ज़मीन खरीदें, कृपया करके आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि ये भूमि कागज़ है या नहीं है, इसके पेपर लीगल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करके फिर आप भूमि खरीदें। आप पटवारी से या किसी सरकारी ऑफिसर से राय लें, सरपंच या किसी वार्ड पंच से राय लें। कुछ नहीं जाता, तो छोटे बनने में आप बड़े रहेंगे, लेकिन हमारे अपने लोगों से थोड़ी सी राय लेंगे तो आप हो सकता है आप ठगने से बच सकते हैं और आप अपने आप के पूंजी को भी बचा सकते हैं। तो इसी आशाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप बहुत लंबा समय तक आपके साथ गुजारा और लगभग 44 मिनट का ये वीडियो है। 44 मिनट तक आप हमारे साथ रहे। 44 मिनट में मैंने आपको उदयपुर से लगाकर राजसमंद झील तक लेके गया, झील से वापस पुणे उदयपुर में लेके आया। मैंने आपको शहर का दृश्य दिखाया, आसपास के झीलों का दृश्य दिखाया, आपको विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा दिखाई। मैंने खेल प्रेमियों के लिए खेल बन रहा स्टेडियम
नाथू द्वारा मैं उसका दृश्य मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको सुरंग दिखाई, मैं क्या क्या दिखाऊं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत दृश्य थे। जितना भी मुझसे संभव हो सका मैंने आप सभी के सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बताया है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप सभी का प्रेम मित्रता मिल रही है, इसी प्रकार बनती रहे और इसी प्रकार से आप उदयपुर को और इस व्यवहार की जगह को भारत भूमि के लिए कुछ कर गुजरे, ऐसा मन दिल में जज्बा रखें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे अब विदा लेने जा रहा हूँ। फिर एक नई स्टोरी नए जोश के साथ फिर कहीं न कहीं ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भारत की एकता और अखंडता में अपनी भागीदारी निभाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखते रहें झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ एवं भक्ति शक्ति संस्कृति यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी सावधान रह सकें, सचेत रह सकें और आप अपने आप को पहचानें और आप अच्छे से अच्छा कार्य करते, यही आशा करता हूं। आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनकर इस देश की हिफाजत करें, देश का संरक्षण करें, देश के लिए आप बलिदान हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय